कम्युनिज्म एक नाकाम व्यवस्था है और हमेशा रहेगी, और कम्युनिस्ट व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था के विपरीत है, वह कभी सफल नहीं हुई है। हमारे योद्धाओं ने दुनिया भर में कम्युनिज्म से सिर्फ इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी थी कि वह खतरा फिर से उठे, है ना। अमेरिका में हम ऐसा नहीं होने देंगे। ईरान पर पूरी जीत की घोषणा की, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बताया और कम्युनिज्म के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसमें उन्होंने न जाने क्यों डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन के ऊपर ऐतिहासिक आतिशबाजी के बीच ऐतिहासिक भाषण दिया। अमेरिका में स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जश्न हुआ और फिर डोनाल्ड ट्रंप मंच पर आए, पहले तूफान के कारण और फिर असामान्य गर्मी के कारण लंबे इंतजार के बाद। भाषण काफी लंबा चला। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सबसे शानदार शो का वादा किया था और जनता से आकर अपने प्रिय राष्ट्रपति को देखने की अपील की थी। ये कोई पारंपरिक एकजुट करने वाला स्वतंत्रता दिवस का भाषण नहीं था, जैसा कि उदाहरण के लिए जेरल्ड फोर्ड या रोनाल्ड रीगन ने दिया था। ये एक चुनावी भाषण था जिसमें विजय की भावना थी और कई जगहों पर यह गंभीर राजनीतिक भी था। इस एपिसोड में हम आपके साथ डोनाल्ड ट्रंप का भाषण शब्दशः विश्लेषण करेंगे। इसमें वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और कैसे उनकी हर बड़ी बात उनकी असली राजनीति से जुड़ती है। क्योंकि ट्रंप ने उदाहरण के लिए कहा, उद्धरण है, हमने ईरान को मिटा दिया, हम पहले से कहीं ज्यादा अमीर और सुरक्षित है, सुनहरे युग की सुबह आ गई है, और इसी तरह की बातें कहीं। लेकिन इन खूबसूरत शब्दों के पीछे दुर्भाग्य से एक बटी हुई देश है, एक अस्थिर समझौता है समर्थकों के साथ, और इतिहासकारों के अनुसार गृह युद्ध के समय से अब तक की सबसे गहरी आंतरिक फूट है। समझने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार हालिया जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक 58% अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिका ईरान युद्ध उन खर्चों के लायक नहीं था जो इसमें लगे। मेरा नाम अलेक्सी पेची है। आइए मिलकर चर्चा करें कि अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा के 250 साल कैसे मनाए, लेकिन खास तौर पर उस संदर्भ में कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या और किस बारे में बात की। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। लोगों, 250 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया के सभी देशों के बीच आशा, वादा, प्रकाश और गौरव रहा है। दुनिया भर में लोग हमारी तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं बन सकता। और भगवान की मदद से हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे या इससे भी बेहतर बनेंगे। तो अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। वैसे अमेरिका ने इसे धूमधाम से मनाया, भव्य आतिशबाजी और डोनाल्ड ट्रंप के जोरदार भाषण के साथ। मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, बस डोनाल्ड ट्रंप के भाषण का विश्लेषण कर उसकी हकीकत से तुलना करना चाहता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण का मुख्य सार यह था कि अमेरिका बूढ़ा नहीं हो रहा है, बल्कि अभी शुरुआत कर रहा है, और इसके बाद बड़े बड़े वादे किए गए। मैं उद्धृत करता हूं, 250 साल की उम्र में हम शायद पृथ्वी पर सबसे पुरानी संवैधानिक गणराज्य हैं, लेकिन हमारा देश अभी शुरुआत कर रहा है, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। ये अमेरिका के स्वर्ण युग की बस शुरुआत है। इस 250वीं वर्षगांठ पर हम वही घोषणा करते हैं जैसे उन्होंने 250 साल पहले की थी। हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए और स्वतंत्रता के लिए हम अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसी ऊंचाइयां जो अभी तक नहीं देखी गई हैं। हमने पहले भी उपलब्धियां हासिल की हैं। हम इसे और बड़ा, बेहतर, मजबूत बनाएंगे और इसे पहले से भी ज्यादा प्यार करेंगे। यहां दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि कहा जाता है, यह देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि अमेरिका और बड़ा बनेगा। क्या यह इशारा है कि वो नई जमीनें कब्जा करेंगे? और अमेरिका के स्वर्ण युग वाली बात तो बिल्कुल नई नहीं है। ट्रंप इसे अपने पूरे दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी भाषण में बार बार अभूतपूर्व विकास का दावा दोहराया गया। उद्धरण, और आज हमारा देश पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, स्वतंत्र, समृद्ध, सुरक्षित और बहुत अधिक गर्वित है। और उन्होंने कुछ और आर्थिक बातें भी जोड़ी। हमारा शेयर बाजार इतिहास में सबसे मजबूत है। हमारे देश में 19.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश हो रहा है, जो अब तक के किसी भी समय से 6 गुना ज्यादा है। हम अमेरिका में पहले से कहीं ज्यादा फैक्ट्रियां बना रहे हैं और आज संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले के किसी भी समय से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये सब वास्तविकता से कैसे मेल खाता है?
देखिए, ट्रंप के आर्थिक दावे परंपरागत रूप से सिर्फ एक सुंदर दिखावा ही दिखाते हैं और इस दिखावे के पीछे उनकी असली नीति है। ये एक आक्रामक टैरिफ युद्ध है। ये व्यापारिक सौदे हैं जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जुड़े हुए हैं। यानी आज अमेरिका अपनी समृद्धि के लिए संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध की नीति अपना रहा है। ये ना अच्छा है ना बुरा, हम सिर्फ इस तथ्य को दर्ज कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का भाषण चुनावी था, क्योंकि वो कई दिनों से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि डेमोक्रेट्स कम्युनिस्टों के बराबर हैं। कुछ दिनों से, बल्कि हफ्तों से मैं कहूंगा, वो कम्युनिज्म की थीम को लगातार उठा रहे हैं। हर भाषण में वो कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स वगैरह का जिक्र करते हैं। और फिर माउंट रशमोर के पास 3 जुलाई को उन्होंने कहा, उद्धरण है, कम्युनिज्म अमेरिकी आजादी के लिए एक घातक खतरा है। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, पर्ल हार्बर और 11 सितंबर शामिल है। मूल रूप से इसमें उनसे बहस नहीं की जा सकती अगर उस संदर्भ को न देखें जिसमें वो ये सब कह रहे हैं। ट्रंप ने इससे भी आगे बढ़कर कम्युनिज्म को संविधान का दुश्मन, 4 जुलाई 1776 का दुश्मन बताया और उसे सीधे तौर पर इमिग्रेशन से जोड़ दिया। आगे उनकी सीधी बात है। अभी हमारी धरती पर कम्युनिस्ट खतरे का पुनरुत्थान देखा जा रहा है, जिसमें उन नए आए लोगों का भी हाथ है जो हमारे देश में ऐसी विचारधारा लेकर आ रहे हैं जो हमारे जीवन शैली से पूरी तरह विपरीत है। हमें ऐसी किसी भी धमकी को तुरंत रोकना पसंद है, इससे पहले कि वो शुरू हो। ये एक कैंसर की तरह है जिसे काट कर निकालना पड़ता है, और वो भी जल्दी। पिछले हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप ने कम्युनिस्ट शब्द को कई डेमोक्रेट्स के लिए लेबल की तरह इस्तेमाल किया है, जो नवंबर में कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक क्लासिक राजनीतिक रणनीति है। ये एक बहुत ही सामान्य और सीधा तरीका है, जानते हैं, किसी को बदनाम करना। और उदाहरण के लिए डेमोक्रेट्स को कम्युनिस्ट कहना कि ये कम्युनिस्ट है, हम कम्युनिज्म के खिलाफ है, इसलिए हम डेमोक्रेट्स के खिलाफ है। और फिर आगे ये बताना कि कम्युनिज्म कितना बुरा है, यानी ये नहीं बताना कि डेमोक्रेट्स क्यों बुरे हैं या डेमोक्रेट्स ने क्या गलत किया है वगैरह। डेमोक्रेट्स तो है ही नहीं, आपने पहले ही ठप्पा लगा दिया। अब बस कहते रहिए कि कम्युनिज्म बुरी चीज है, जिससे कोई समझदार बहस नहीं करेगा। एक समझदार इंसान कहेगा, हाँ कम्युनिज्म बुरा है, आखिर कोई कम्युनिज्म का समर्थन कैसे कर सकता है। लेकिन क्या डेमोक्रेट्स का मतलब कम्युनिस्ट होता है? तो क्या ये फॉर्मूला कोई स्वयं सिद्ध सत्य है? कम से कम इस पर बहस तो की जा सकती है। और वैसे भी आज 4 जुलाई है, लेकिन ये सिर्फ ट्रंप की तरफ से ही चुनावी प्रचार में नहीं बदला। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने 4 जुलाई को अपने भाषण में ट्रंप का नाम लिए बिना राष्ट्रपति के प्रवासियों पर तर्क का जवाब दिया। हमें पीढ़ी दर पीढ़ी बताया गया कि जब दुनिया हमारे पास अपने लोग भेजती है तो वे सबसे अच्छे नहीं होते। वे आदर्श जिन पर हमारा राष्ट्र बना है इतने मजबूत है कि किसी भी तानाशाही शासन को झेल सकते हैं, लेकिन केवल तब जब हम उन आदर्शों की ओर बढ़ते रहें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के भाषण का विदेश नीति वाला हिस्सा तो पूरी तरह ताकत का गीत था। ट्रंप ने सीधे तौर पर सालगिरह को हाल की सैन्य कार्रवाइयों से जोड़ दिया। उनकी उद्धरण है, हमने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में सेना का पुनर्निर्माण किया। वेनेजुएला को देखिए, ईरान को देखिए, हमने उन्हें मिटा दिया, उनकी सेना को मिटा दिया। ईरान की बात करें तो ट्रंप ने कहा, उद्धरण, जैसे हमारी हाल की जीत, जब हमने पूरा ईरानी बेड़ा डुबो दिया, 159 जहाजों को एक साथ समुद्र में डुबो दिया, सब कुछ एक ही पल में। हमारे पास दुनिया की सबसे महान सेना है, अमेरिका विजेताओं का देश है, और आज हमारा देश फिर से जीत रहा है। देखिए, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका में ऐसी ही देशभक्ति और विजय की बातें करनी चाहिए, और इसी तरह की बातें आगे भी कहनी चाहिए। सब कुछ समझ में आता है, माहौल ऐसा है। लेकिन ये भी मानना होगा कि ईरान के साथ युद्ध, जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, त्योहार के समय यानी 4 जुलाई तक विजयी रूप से समाप्त नहीं हुआ था। इस युद्ध को अमेरिका की जीत के रूप में समाप्त घोषित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये युद्ध एक नाजुक युद्ध विराम पर टिका हुआ है। ये एक रूपरेखा सहमति ज्ञापन पर टिका है जो बार बार टूटने की कगार पर रहता है। याद दिला दूं, 1 हफ्ता पहले हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया था।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी तेहरान के इरादों पर शक करती है और ट्रंप को चेतावनी देती है कि तेहरान समझौते का पालन नहीं करेगा, वे बस समय खींच रहे हैं। उस समय प्रमुख विश्लेषणात्मक केंद्र इस समझौते को अमेरिका की बजाय ईरान के लिए ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। प्रतिबंधों को हटाना, संपत्तियों तक पहुंच और सुरक्षित यूरेनियम। पूर्व संध्या पर फाइनेंशियल टाइम्स ने अमेरिकियों के बीच एक जनमत सर्वेक्षण किया जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। 58% मतदाताओं ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये अभियान अपने खर्च के लायक नहीं था। 44% अमेरिकियों का मानना है कि युद्ध ने ईरान के मुकाबले अमेरिका को और कमजोर स्थिति में ला दिया है, जबकि इसके विपरीत 31% अमेरिकियों का मानना है कि यह संघर्ष वॉशिंगटन की स्थिति को मजबूत कर गया है। ये 1/3 से भी कम अमेरिकियों का मानना है कि हां, वास्तव में अमेरिका इस युद्ध से विजेता बनकर निकला है। जहां तक कूटनीतिक प्रयासों की बात है, 66% अमेरिकियों ने कहा कि ईरान के साथ समझौता ज्ञापन या तो मध्य पूर्व में स्थिरता पर लगभग कोई प्रभाव नहीं डालेगा या इसके विपरीत अस्थिरता को और बढ़ाएगा और नए संघर्ष की संभावना को बढ़ा देगा। इसलिए इसे जीत कहना कुछ शर्मनाक सा लगता है। इसी पृष्ठभूमि में केवल 36% मतदाता ही राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के काम को समग्र रूप से मंजूरी देते हैं। और भाषण के सबसे राजनीतिक रूप से तीखे क्षणों में से एक था जब ट्रंप ने इस उत्सव में एक विशेष चुनावी विधेयक को शामिल कर दिया। यहां इसका क्या काम? लेकिन जैसा मैंने कहा, यह चुनावी भाषण था। आगे ट्रंप का उद्धरण है। अमेरिका वापस आ गया है और हम अमेरिका को महान बनाए रखना चाहते हैं और हम इसे सेव अमेरिका एक्ट को मंजूरी देकर करेंगे, जिसका मतलब है सभी मतदाताओं को पहचान पत्र दिखाना होगा। सभी मतदाताओं को एक छोटी सी चीज यानी नागरिकता का प्रमाण पेश करना होगा और डाक द्वारा कोई मतदान नहीं होगा सिवाय बीमारी, विकलांगता, सैन्य सेवा या यात्रा के मामलों के। और अब चुनावों में कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। सब कुछ बहुत आसान है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से चुनावों की बात हो रही है और ट्रंप ने एक बार फिर अपने भाषण का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया और उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन केवल तभी हार सकते हैं, उद्धरण है, अगर हम खुद को मध्यावधि चुनाव हारने दें बिना सीनेट फिलिबस्टर को खत्म किए और सेव अमेरिका एक्ट को पास किए बिना। फिर से ये भाषण संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं वर्षगांठ के दिन दिया गया था, जो कि सभी अमेरिकियों को एकजुट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बोले, चुनाव सामने हैं, इसलिए मैं भाषण को प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी राष्ट्रपति राष्ट्रीय जयंती के मंच का इस्तेमाल चुनावी कानूनों के उस पैकेज को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं जो डाक द्वारा मतदान को सीमित करता है और कानून में नई शर्तें जोड़ता है। उस पैकेज को जो डाक द्वारा मतदान को सीमित करता है और पहचान के लिए नई शर्तें लागू करता है। और अंत में ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी के बारे में एक और नीतिगत बयान दिया, उद्धरण, हमारी राजधानी अब सुरक्षित है, चमक रही है और फिर से सुंदर है। ये फिर से सुरक्षित है। 2 साल पहले जो जगह बहुत असुरक्षित थी, वो अब देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बन गई है। और यहां, जैसा कि आप समझ सकते हैं, फिर से चुनावों की बात है। बात यह है कि इसी वाक्य के पीछे उनके शहरों और राज्यों के प्रति पूरी राजनीति छुपी हुई है और ट्रंप ने हर तरह से तथाकथित ब्लू राज्यों और शहरों की फंडिंग काटने की कोशिश की, यानी जहां डेमोक्रेट सत्ता में है, लगभग सभी आंतरिक मामलों में, स्वास्थ्य सेवा, आवास, आपदा के लिए तैयार रहना और इसी तरह की चीजें। अगर वे उल्टा लाल यानी रिपब्लिकन नीति को इमिग्रेशन और अन्य मुद्दों पर नहीं अपनाते। असल में ट्रंप ने ऐसा किया भी, लेकिन बाद में अदालतों ने उन फैसलों को रोक दिया। एक बार फिर, अगर आप नहीं समझे, वे राज्य और शहर जहां डेमोक्रेट सत्ता में हैं, ट्रंप जानबूझकर उनकी फंडिंग काट रहे थे, फंडिंग रद्द कर रहे थे, ताकि वहां की स्थिति और खराब हो जाए, ताकि बाद में वो कह सके, देखिए, रिपब्लिकन जगहें अच्छी और डेमोक्रेट्स वाली खराब है। अब आइए उस पृष्ठभूमि को समझते हैं जिस पर यह सब कहा गया था, क्योंकि वही ट्रंप की बातों को खास मायने देता है। अमेरिका खुद अपनी सालगिरह बंटी और संदेह में मना रहा था। ये मेरे निष्कर्ष नहीं है। APNORC के अप्रैल के सर्वे के मुताबिक सिर्फ करीब 10 में से 4 वयस्क अमेरिकी ही देश की 250वीं वर्षगांठ पर गर्व महसूस कर रहे थे और सिर्फ लगभग 10 में से 3 ही उत्साहित थे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये ट्रंप द्वारा मंच से दिखाई गई खुशी की तस्वीर नहीं थी।
त्योहार वास्तव में प्राकृतिक आपदा के कारण बिगड़ गया था। असामान्य गर्मी और आंधी तूफान के कारण वॉशिंगटन व फिलाडेल्फिया में परेड रद्द हुई। और हाँ, वैसे फिलाडेल्फिया में भी परेड क्यों होती है? क्योंकि यही वो शहर है जहां 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। योजना थी कि परेड वॉशिंगटन और फिलाडेल्फिया दोनों में होगी, लेकिन खराब मौसम के कारण दोनों जगह रद्द हुई। उसी जयंती पर अलग अलग आवाजें भी सुनाई दी। पोप के सिंहासन पर पहले अमेरिकी यानी लियो 14वें ने फ्रीडम मेडल स्वीकार करते हुए अमेरिका के मूलभूत आदर्शों का जिक्र किया। उद्धरण के अनुसार यह कार्य अब भी अपूर्ण है और हर पीढ़ी को इसे मानव गरिमा के मूल्य पर जोर देते हुए सहेजना चाहिए। इससे पहले उन्होंने प्रवासियों की स्थिति पर भी अपनी राय रखी थी। वैसे पोप लियो और ट्रंप के बीच खुला टकराव है। ट्रंप की माफी की कार्रवाइयों ने समाज को और ज्यादा ध्रुवीकृत किया। उदाहरण के लिए मेहमानों में ग्लेन ब्रुक्स भी थे, जो 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हुए हमले में शामिल थे और जिन्हें ट्रंप ने माफ किया था। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ब्रुक्स वो व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिकी लोकतंत्र के प्रतीक यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस पर हमले के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। ट्रंप ने उन्हें माफ कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की उसी स्वतंत्रता के दिन के समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित स्थान पर बैठाया। कुल मिलाकर अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 साल पूरे होने के जश्न और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बारे में आपकी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। वहां हम आपके साथ मिलकर चर्चा कर सकते हैं और इस विषय पर हमारा अलग संवाद भी कर सकते हैं या आपस में भी इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और नए एपिसोड्स की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।